नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो प्रयोग करना चाहते थे, क्या वे उसमें सफल हो गए? बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर अपने मंसूबों में सफल हो गए। प्रशांत किशोर जो चाहते थे, उसे उन्होंने कर दिखाया है, या माजरा कुछ अलग हो गया? प्रशांत किशोर की मर्जी इस उपचुनाव में चली, या प्रशांत किशोर जो चाहते थे वो नहीं हुआ? आज इसी सब बात पर चर्चा होगी। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक नए प्रयोग को लेकर आए। वे बिहार की 3 शक्तियां, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, तीनों को इग्नोर करते हैं। तीनों के बारे में उनका कहना है कि तीनों में से किसी ने बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पिछले 30-35 सालों से जो सत्ता में है, उन्होंने भी बिहार को उस स्थिति में ले जाकर पहुंचाया है कि बिहार आज मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। और जब ये उपचुनाव था, इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने इस मामले को, इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ, उन चारों क्षेत्रों में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर चर्चा था। प्रशांत किशोर चाहते थे कि विधानसभा चुनाव 2025 के पहले जो ये सत्ता का सेमीफाइनल 2024 में हो रहा है, उसमें वे ऐसा अपना धमक दिखाए कि 25 में उनका रास्ता आसान हो जाए। प्रशांत किशोर पूरा चुनावी प्रचार के दौरान, कैंडिडेट के टिकट के वितरण के दौरान और मतदान के दौरान जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे बिहार की राजनीति में एक चौथी शक्ति के उदय का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने जिस पहले उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा, तरारी से, वो भले ही चुनाव नहीं लड़ पाए कानूनी अड़चनों की वजह से, लेकिन देश भर में ये संदेश जरूर गया कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब कुछ नया करेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बेलागंज में अमजद मुखिया को टिकट दिया, उससे ये संदेश जरूर गया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं कि अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को उनकी संख्या के बराबर हिस्सेदारी देना है, उसमें वो कोताही नहीं बरत रहे। इस चुनाव में ये संदेश जरूर गया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक महिला प्रत्याशी देने की बात करते हैं, वे अपने वचन पे खरे जरूर उतरते हैं। क्योंकि 4 सीट विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें से 1 सीट उन्होंने महिला को दिया था, जबकि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा होता है। तो इन्होंने तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में ही एक महिला प्रत्याशी को उतार दिया। ये संदेश गया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि दलितों को उनकी भागीदारी दिया जाएगा और उनके अंदर से उन लोगों को लाया जाएगा जो वाजिब में राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति का स्वच्छ धारा में बहना चाहते हैं। तो गया से उन्होंने जितेंद्र पासवान को राजनीति में उतार दिया। अब देखिए, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि नए लोगों को राजनीति में प्रवेश देंगे। वे नए लोग अपने लिए राजनीति का रास्ता तैयार करेंगे। उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराना प्रशांत किशोर का काम है, और इसमें, इस चुनाव में वे ये करते हुए दिखे हैं। देखिए, बिहार में जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के परिवार से जुड़ी हुई है। किसी न किसी परिवार के लोगों को ही टिकट मिल जाता है। उपचुनाव भी परिवारवाद का एक
पूरा अनूठा बना, पूरा मिसाल बना। यहाँ परिवारवाद हर पार्टी पर, हर दल ने अपने अपने परिवारों के नेताओं के बच्चों को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बात का ख्याल रखा कि परिवारवाद को बढ़ावा कम देना है, तो वे प्रशांत किशोर अपनी बातों पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो ये कहते थे कि इस चुनाव में वो धमक दिखाएंगे और ऐसा धमक दिखाएंगे कि पसीना छुड़ा देंगे, तो उन्होंने पसीना छुड़ाया है नीतीश कुमार का भी, लालू यादव का भी, और जो बीजेपी है उसका भी। प्रशांत किशोर का जो स्टाइल है, वोट कितना मिलता है ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से धमक और जिस तरह से चमक उन्होंने 4 क्षेत्रों में दिखाई है, उसका सीधा मतलब यही है कि प्रशांत किशोर जो चाहते थे वो पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये आवाज उठाया था कि बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, बिहार में बेरोजगारों के लिए यहाँ पे नौकरी जरूरी है, इस मुद्दे पर उनका काम कर रहा है, उनकी बातें असर कर रही है और लोगों में ये बातें जा भी रही है। नौजवान उनके साथ जुड़े हुए थे। अब अंत में रिजल्ट क्या निकलता है, इसके लिए आपको 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच डटे थे। वो कहते थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाओ, तो वो कह रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए भी बोला और वे बीजेपी के लिए भी बोल रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि बिहार के लोगों का वोट लेकर गुजरात का विकास होगा, तो आखिर बिहार के लोगों को गुजरात जाकर नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, उसे बिहार में नौकरी कैसे मिलेगी। जनता के बीच इन मुद्दों का असर भी हो रहा था और इसी का नतीजा है कि बेलागंज में, इमामगंज में और रामगढ़ में, इन 3 जगहों पे तो जनसुराज की धमक सुनाई दी, तरारी में भी सुनाई दिया है। लेकिन अब जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर कितने मजबूत हैं। प्रत्याशियों के मामले में और अपनी उपस्थिति के मामले में तो प्रशांत किशोर पास हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के मामले में उनकी स्थिति क्या होगी, इसके लिए आपको 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर रुकने वाले नहीं हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं है और इसीलिए आप देखते हो रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद अब वे विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है, एमएलसी का चुनाव जो होने वाला है, उसमें भी वो जुट पड़े हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर किस तरह की अपनी भूमिका अदा करते हैं जब विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा तब। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।